आपने कहा इंटरव्यू के बीच में कि मैं दिल्ली के खिलाफ नहीं जाता हूँ, क्या आप हिंदुस्तान को आप मानते हैं, आप हिंदुस्तानी हैं? सर जहाँ तक है ना, हिंदुस्तानी हैं या नहीं हैं, पहली बात तो इस सवाल सुनो सुन लीजिए, आप मानते हैं? पहले सुन लीजिए ना, ये सवाल पूछना ही बेवकूफ़ी है, ये सवाल पूछना ही बेवकूफ़ी है। पहली बात क्योंकि हम हिंदुस्तानी नहीं है, ये भारत ही हमारा है। मैंने बोला भारत मेरा है। आप हिंदुस्तानी हैं? भारत मेरा है। हिंदुस्तानी है? हिंदुस्तान है ही नहीं नाम आइन में, आइन में हिंदुस्तान नाम ही नहीं। भारतीय हैं? मैंने बोला भारत मेरा है। भारतीय? भारत मेरा है। भारतीय? भारत मेरा है। भारत मेरा है। हाँ या ना? मैंने बोला भारत मेरा, तो इससे ज्यादा क्या कोई बोलेगा? अब भारत मेरा है, भारत मेरा है, भारत मेरा है। सुनना चाहते मैं कह रहा हूँ वो 97 से पहला भारत भी मेरा है। ये लाल किला भी मेरा है, सुनो, लाल किला भी मेरा है। आप लोग सुनना चाहिए। कुतुब मीनार भी मेरा है, सवाल वही। ताजमहल भी मेरा है, जामा मस्जिद भी मेरी है, भारत पूरा मेरा है। आप भारतीय हैं? मैंने बोला भारत हमारा है, भारत हमारा है। आप भारतीय हैं? भारत हमारा है। भारतीय हैं भट्टी साहब? भारत हमारा। मैं मुसलमान हूँ, भारत हमारा है। मैं मुसलमान हूँ, भारत हमारा है। फिर वकारज भट्टी साहब अब उल्टे जवाब दे रहे हैं। नहीं, उल्टा ही है। मेरा सीधा रहता है कि मैं मुसलमान हूँ, भारत हमारा है। मैंने कभी नहीं बोला कि भारत हमारा नहीं, भारत हमारा है। आप भारतीय नहीं है? तो हमारा भारत नहीं है क्या? आप भारतीय नहीं है? भारत हमारा नहीं है, हिंदुस्तानी भी नहीं है। लोग सुनना चाहिए। नहीं, हिंदुस्तान तो हिंदुस्तान के जो भारत का आइन है ना, उसमें हिंदुस्तान का जिक्र ही नहीं है, ठीक है ना। ये तो बोला कि इंडिया और भारत लिखा हुआ है, तो मैंने बोला इंडिया मेरा, भारत भी मेरा, मैं मुसलमान हूँ और मेरा यही मानना है कि भारत हमारा है। 1947 से पहला भारत को मैं भी मानता हूँ और आज के भारत को भी मानता हूँ, और अम्बेडकर के बाद नहीं भट्टी साहब, आप लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं। अफगानिस्तान में तालिबान रूल कर रहे हैं, शरिया लॉ कर रहे हैं, क्या उसी तरह आप भी चाहते हैं? अगर मुझे शरिया लॉ की मैं वकालत नहीं करूंगा तो मैं मुसलमान ही नहीं हूँ। मैं शरिया लॉ की तो बिल्कुल वकालत, मैं इसलिए मैं अगर किसी को थोड़ा बहुत पसंद करता हूं तो इंजीनियर रशीद को करता हूं, क्योंकि उसकी जो सियासत हमेशा रही ना, उसकी सियासत रही लोगों को, आवाम को जोड़ के रखना। आपने बात की इंजीनियर रशीद की, इंजीनियर रशीद का कोई पता आता नहीं है। हाँ। ना ही कोई उसके बारे में बोल रहा है, ना ही कोई कश्मीरी उसके बारे में बोल रहा है। पहली बात उनकी एक जमात भी है, ठीक है। उनकी जमात में जो लोग हैं वो नहीं बोल रहे हैं, तो मेरा जैसा बदकिस्मत तो फिर बोल ही देता कभी ना कभी, क्योंकि मैं किसी मतलब के लिए नहीं किसी के लिए बोलता हूँ। मेरे लिए इंजीनियर रशीद साहब हों, यासीन मलिक साहब हों, आसिया अंद्राबी बहन हो, ठीक है, जो जेल में है, और उससे ज़्यादा जो मेरे आम गरीब मजलूम बच्चे जेलों में हैं, जिनके ना आगे है कोई ना पीछे है कोई। क्या आपको लगता है कि मैं उनके लिए आज भी शूज उतार के 1 साल से पैदल मार्च करता हूँ। मेरे पे 3 दिन केस इन्होंने बुक किए है ना, वो भी देशद्रोह। क्या टैग लगा? वकारज भट्टी एंटी नेशनल लिखा, एंटी नेशनल। क्या हुआ? 6.5 महीने जेल में रहा, कोर्ट ने डिस्चार्ज कर दिया। मतलब सब फर्जी और फेक रखा गया, मुझे जेल में रखा गया, थाने में रखा गया, JIC में रखा गया। क्या कसूर था मेरा? सिर्फ अपनी वॉइस को उठाना, सरकार तक अपनी वॉइस को उठा के एक मैसेज भेजना कि सर हम ये चाहते हैं। इससे नुकसान किसको हुआ? मुझे ही हुआ ना। जेल में रहा, मैं टरोकेशन में रहा, थाने में रहा। एक सिपाही भी उठ के मुझे गालियाँ देता था, बड़ा आया लीडर बनना। जेल में गया, मेरे बालों को काटा गया, मुझे थप्पड़ मारे गए सेल में। और देशद्रोही को रखो अंदर थाने में। किसने सहा? ये किसने सहा? अगर वो 6.5 महीने जो मैंने ये सहा है, कौन देगा मुझे वापस? कोई देगा क्या? मेरे माँ ने, मेरे बाप ने जो परेशानियां देखी थी, वो मेरे लिए थाने में रजौरी से यहाँ आते थे, क्या वो वापस कोई देगा मुझे? कोई नहीं देगा ना। उससे पहले मैं 32 दिन देशद्रोह में रहा, वो भी खत्म हुआ। जितने भी मेरे खिलाफ केस किए गए वो कोर्ट से डिस्चार्ज हुए, और मैं अदालतों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि अदालतें हैं, आज जिंदा हैं अभी, कि कम से कम कुछ ना कुछ हमें इतना है भरोसा कि हमें अदालतों से इंसाफ मिलेगा। हमने जो सहा है ना, जो मैंने सहा है 3 सालों में, मेरे 3 साल, वो जो 3 साल इन्होंने जेलों में मुझे रखे हैं, जो केस डिस्चार्ज किए, जिनका नाम ही नहीं था कुछ के इसके ऊपर, एक मतलब 5 पैसे का केस नहीं हो सकता था। मतलब एक ऐसा केस करके बुक करके अंदर रख देते थे 6.5 7 महीने। मतलब समझ नहीं आ रही थी यार, कैसे सडिशन लगा दिया इन लोगों ने। सडिशन लगाए, जिन ऑफिसर्स के कलम से वो लिखे गए, क्या उनके ऊपर एक्शन करेंगे आप लोग? अगर आप कहते हैं हम इंसाफ की बात करते हैं, हम नया कश्मीर बनाने जा रहे हैं, उठाइए जो मेरे जैसे हों या जितने भी हज़ारों ऐसे लोग हैं जिनको बाइज्जत बरी किया कोर्टों ने या डिस्चार्ज किए तमाम केस, उन केस को, उन लोगों को जेलों में डालने वालों को भी सजा दिलवाइए कि उन्होंने किस वजह से उन लोगों को जेलों में डाला, या मुझे डाला या मेरे और साथियों को डाला। सबसे बड़ी बात है इंसाफ की, और कश्मीर में इंसाफ नहीं मिलता है, लेकिन देरी से, वही अदालतों से फिर के अपनी ज़मीनें बेच के, अपनी प्रॉपर्टियां बेच के, अपने आप को गिरवी करके हम जब इंसाफ लेते हैं ना, तब तक हमारी कमर टूट जाती है, ठीक है।
और जब तक ये नहीं रुकेगा ना, अगर आप कश्मीर को बदलना चाहते हो, कश्मीर को जन्नत बनाना चाहते हो, आप सब कहते हो नया कश्मीर अगर बनाना चाहते हो ना, तो नए कश्मीर में इंसाफ दो पहले। जब तक आप इंसाफ नहीं दोगे, बोलने की आज़ादी दो, उठने की आज़ादी दो, खड़ा होने की आज़ादी दो, मरने की, इंतकाल की रस्मों की आज़ादी दो, हर चीज़ की आज़ादी दो। जो दिल्ली में दी जाती है, जो महाराष्ट्र में दी जाती है, वो आज़ादी कश्मीर के लोगों को दो, जम्मू के लोगों को दो, पीर पंजाल चनाब वैली के लोगों को दो। उसके बाद फैसला करेगी आवाम कि आप खुश है या नहीं है। मैं बोलता हूँ, मैं खौफ नहीं खाता हूँ, मेरे दिल में खौफ नहीं है, क्योंकि मेरे दिल में खौफ रब्बुल आलमीन का है, क्योंकि मेरा दिल साफ़ है, ठीक है ना। मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं अपना हक और अपनी आवाम का हक मांगता हूँ। क्या जो इंजीनियर रशीद हैं वो बेगुनाह थे? सर, यहाँ गुनाहगार है कौन या बेगुनाह है कौन, इसका फैसला कौन करेगा? लगातार जब भी हम आपको देखते हैं नेशनल चैनल्स में, जब भी आप बातचीत करते हैं तो कश्मीर के बारे में बात करते हैं, उसके बाद अब जम्मू के बारे में बात करते हैं। पहले तो आपका शुक्रिया, लेकिन कश्मीर के बारे में नहीं, जम्मू कश्मीर के बारे में बात करता हूँ। लेकिन इल्ज़ाम आप पे ये लगता है कि आप कश्मीरियों के हित में बोलते हैं, कश्मीर के बारे में बात। आप जो इल्ज़ाम लगाते हैं उनका जहन ख़राब है, उनका दिमागी इलाज होना चाहिए। मैं जम्मू कश्मीर की बात करता हूँ, आप मेरी तमाम आर्टिकल देख लें, डिबेट शो उठा के देख लें, मेरी बात करता हूँ। मैं उस पार जो कश्मीर है ना, अपना कश्मीर जो लाइन के उस पार है, उसकी भी बात करता हूँ। तो क्या चाहते हैं आप, मतलब जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान के साथ जुड़े या कश्मीर पाकिस्तान के साथ जुड़े? मैंने तो कहीं नहीं कहा किसके साथ जुड़े किसके साथ नहीं जुड़े, बस मेरा जम्मू कश्मीर है, मैं अपने जम्मू कश्मीर की बात करता हूँ। चाहते हैं क्या आप कश्मीर को हिंदुस्तान के साथ जोड़ के रखना? तो अभी तो इंडिया ही रूल करता है, तो और क्या कह सकते हैं, इंडिया ही रूल करता है। इंडिया का यहाँ सरकार चलती है, इंडियन आर्मी है, इंडियन पुलिस है, ठीक है। तो आप क्या चाहते हैं, कश्मीर को कौन रूल करे, जम्मू कश्मीर के लोग या पाकिस्तान रूल करे? रूल तो हमेशा अवाम करती है, रूल कोई हुकूमत नहीं किसी को कर सकती, कोई एजेंसी नहीं किसी को कर सकती। हमेशा कोई भी रियासत हो, कोई भी मुल्क हो, उसको रूल करती है उसकी आवाम। उल्टे जवाब देते हैं, आप किसी को कंफ्यूज कर देते हैं अगले बंदे को, कि जो देख रहे हैं उनको भी कंफ्यूज हो रहे हैं। आप क्या चाहते हैं, मतलब जम्मू कश्मीर में जो रूल होगा वो हिंदुस्तान की सरकार का होना चाहिए जम्मू कश्मीर या जम्मू कश्मीर का आज़ाद करना चाहिए? आपकी क्या सोच है, क्या बताती है? भाई मेरे जम्मू कश्मीर में रूल सिर्फ जम्मू कश्मीर की आवाम का होना चाहिए। मानना पड़ेगा, मुझे दुनिया के हर काम की आज़ादी हो। जो एक इंसान दिल्ली वाला जैसे आज़ादी में जीता है रात को 1-2 बजे, मुझे भी वो आज़ादी चाहिए। कानून तो कहीं के अप्लाई होने चाहिए ना। आप क्या चाहते हैं, जम्मू कश्मीर के अलग से आइन बन जाए? नहीं, मेरे लिए तो आइन मेरा कुरान है, मेरे लिए तो है कुरान। अब आपके लिए क्या? जम्मू कश्मीर में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बिल्कुल अच्छी बात है, हाँ, सब उनके लिए क्या है? बिल्कुल उनके लिए भी ना, हमारे कुरान और हदीस में है, हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें फरमाया है हदीस में कि आप दूसरे धर्म की इज़्ज़त करें, दूसरे रिलीजन का एहतराम करें, और जो दूसरे धर्म के लोग हैं अगर वो आपके पड़ोसी हैं तो आप पहला फ़र्ज़ बनता है कि आप उस पड़ोसी की खिदमत करें। दिल में एहसास नहीं होना चाहिए कि देखो यार, मैं मुसलमानों की बस्ती में हूँ, ये मेरे साथ इंजस्टिस कर रहे हैं या मेरे भेदभाव कर रहे हैं। तो ये तो मेरे नबी ने मुझे सिखाया है कि अब मुझे ये बताइए, चलिए आपकी बातों से मुझे साफ साफ ये लगता है कि आप चाहते हैं जम्मू कश्मीर को आजाद करना, या आप चाहते हैं जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान से जोड़ना। देखिए, दो बातों में से एक बात तो कहनी पड़ेगी। पहली बात सुनिए, मेरी पहली बात सुनिए। पाकिस्तान के साथ मैंने ना बोला है कि जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के साथ जाए, ना मैंने बोला है जम्मू कश्मीर किसके साथ जाए, उस चाइना के साथ जाए, दिल्ली के साथ जाए, सऊदी के साथ जाए, किसके साथ जाए, किसके साथ ना जाए, मुझे इसके ऊपर चर्चा ही नहीं करनी है, ठीक है। जम्मू कश्मीर की बात करता हूँ, आज़ाद किया जाए जम्मू कश्मीर को, आज़ादी दी जाए। किस बात की आज़ादी दी जाए? जम्मू कश्मीर में आज़ादी दी जाए, उठने बैठने खाने, राइट टू फ्रीडम, राइट टू डेथ। अभी राइट आजकल क्या है? आजकल तो एक डेथ के ऊपर भी यहाँ कश्मीर में अभी पिछले दिनों में जानते हैं आप। ऐसे ही गिलानी साहब भी एक समाज के या इस समाज के, सोसाइटी के, अगर आप लीडर नहीं मानते उनको, आप नहीं मानते हो, कश्मीर मानता है, अवाम मानती है ना उनको, रहबर उनको लीडर मानती है। तो अगर आपके मानने से वो लीडर नहीं था तो फिर आपको क्या बंद नहीं करना चाहिए था? क्योंकि डर किससे होता है? डर तो रहबर और लीडर से होता है। तो इसका मतलब ये है, जैसे ही आपने कश्मीर को लॉकडाउन किया, फ़ोन इंटरनेट बंद किए, तो इसका मतलब सीधे सीधे दुनिया में चला गया, एक मैसेज चला गया। और ये मैसेज आपने भेजा है दुनिया भर में, एक मैसेज जो भेजा कि नहीं, ये गिलानी साहब आज भी मरने के बाद भी ये कितनी पावर रखते हैं कि कश्मीर में कुछ भी हो सकता है। यही तो दिखाया आपने, ये हमने तो नहीं दिखाया। अगर कुछ हो जाता तो क्या हो जाता? पत्थरबाजी हो जाती वहाँ पे। क्यों पत्थरबाजी होती? पहली बात तो पत्थरबाजी क्यों होती? क्योंकि सर, पहली बात सुनिए, आपने जो इशारा दिया कि मैं साउथ कश्मीर में जाता हूँ, गांव चौराहे में बिल्कुल जाता हूँ, मीटिंग करता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, रात को भी जाता हूँ, दिन को भी जाता हूँ। मुझे डर नहीं है, मैं रब्बुल आलमीन से डरता हूँ। मुझे ज़िंदगी भी उसी ने दी है, मौत भी मुझे उसी ने दी है। मैं तो उस दिन मैं पॉलिटिक्स को पसंद करूँगा, उस दिन मैं चुनाव में जाऊँगा ज़रूर,
जिस दिन मेरी कश्मीर का एक एक नौजवान ये ठान लेगा कि हमें बदलाव चाहिए। आज मेरे साथ खास मेहमान है वकार एच भट्टी, जो जम्मू कश्मीर से हैं और लगातार आप देखते होंगे हैं नेशनल टेलीविजन पे डिबेट करते हैं और डिबेट करते हैं प्रो कश्मीरी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। लगातार जब भी हम आपको देखते हैं नेशनल चैनल्स में या जब भी आप बातचीत करते हैं तो कश्मीर के बारे में बात करते हैं, उसके बाद अब जम्मू के बारे में बात करते हैं। पहले तो आपका शुक्रिया, लेकिन कश्मीर के बारे में नहीं, जम्मू कश्मीर के बारे में बात करता हूँ। लेकिन इल्ज़ाम आप पे ये लगता है कि आप कश्मीरियों के हित में बोलते हैं, कश्मीर के बारे में बात आप जो इल्ज़ाम लगाते हैं उनका जहन खराब है, उनका दिमागी इलाज होना चाहिए। मैं जम्मू कश्मीर की बात करता हूँ। आप मेरी तमाम आर्टिकल देख लें, डिबेट शो उठा के देख लें, और मैं यहाँ तक ये नहीं कि जम्मू कश्मीर की बात करता हूँ, मैं उस पार जो कश्मीर है ना, अपना कश्मीर जो लाइन के उस पार है, उसकी भी बात करता हूँ। तो क्या चाहते हैं आप, मतलब जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान के साथ जुड़े या कश्मीर पाकिस्तान के साथ जुड़े? नहीं, मैंने तो कहीं नहीं कहा किसके साथ जुड़े किसके साथ नहीं जुड़े, बस मेरा जम्मू कश्मीर है, मैं अपने जम्मू कश्मीर की बात करता हूँ। चाहते हैं क्या आप कश्मीर को हिंदुस्तान के साथ जोड़ के रखना? तो अभी तो इंडिया ही रूल करता है, तो और क्या कह सकते हैं, इंडिया ही रूल करता है। इंडिया का यहाँ सरकार चलती है, इंडियन आर्मी है, इंडियन पुलिस है, ठीक है। नहीं तो आप क्या चाहते हैं, कश्मीर को कौन रूल करे, जम्मू कश्मीर के लोग या पाकिस्तान रूल करे? रूल तो हमेशा अवाम करती है। रूल कोई हुकूमत नहीं किसी को कर सकती, कोई एजेंसी नहीं किसी को कर सकती। हमेशा कोई भी रियासत हो, कोई भी मुल्क हो, उसको रूल करती है उसकी अवाम। तो बेहतर यह है कि अवाम के हाथ में पावर दी जाए, अवाम उसको रूल करे। उल्टे जवाब देते हैं आप किसी को कंफ्यूज कर देते हैं अगले बंदे को कि जो देख रहे हैं उनको भी कंफ्यूज हो रहे हैं। आप क्या चाहते हैं, मतलब जम्मू कश्मीर में जो रूल होगा वो हिंदुस्तान की सरकार का होना चाहिए जम्मू कश्मीर या जम्मू कश्मीर का आजाद करना चाहिए? आपकी क्या सोच है, क्या बताती है भाई? मेरे जम्मू कश्मीर में रूल सिर्फ जम्मू कश्मीर की अवाम का होना चाहिए, यानी कि जम्मू कश्मीर को आजाद होना चाहिए? नहीं, जम्मू कश्मीर की अवाम का रूल होना चाहिए। आज़ादी क्या मतलब? आज़ादी ये होती है कि मुझे बात करने की आज़ादी हो, मुझे बोलने की आज़ादी हो, मुझे उठने की आज़ादी हो, मुझे बैठने की आज़ादी हो, मुझे दुनिया के हर काम की आज़ादी हो। जो एक इंसान दिल्ली वाला जैसे आज़ादी में जीता है रात को 1-2 बजे, मुझे भी वो आज़ादी चाहिए। कानून तो कहीं के अप्लाई होने चाहिए ना। आप क्या चाहते हैं, जम्मू कश्मीर के अलग से आइन बन जाए? नहीं, मेरे लिए तो आइन मेरा कुरान है, मेरे लिए तो है कुरान। अब आपके लिए क्या? जम्मू कश्मीर में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बिल्कुल अच्छी बात है। हाँ, सब उनके लिए क्या है? बिल्कुल उनके लिए भी ना, हमारे कुरान और हदीस में है, हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें फरमाया है हदीस में कि आप दूसरे धर्म की इज्जत करें, दूसरे रिलीजन का एहतराम करें, और जो दूसरे धर्म के लोग हैं अगर वो आपके पड़ोसी हैं तो आप पहला फ़र्ज़ बनता है कि आप उस पड़ोसी की खिदमत करें, उससे उसकी सेवा करें और उसको अपनी खुशी और गमी में शामिल करें, कि उसके दिल में एहसास नहीं होना चाहिए कि देखो यार मैं मुसलमानों की बस्ती में हूँ, ये मेरे साथ इनजस्टिस कर रहे हैं या मेरे साथ भेदभाव कर रहे हैं। तो ये तो मेरे नबी ने मुझे सिखाया है कि हम किस धर्म के साथ कैसे रह सकते हैं, दूसरे धर्म के साथ कैसे रहें और उनकी इज्जत कैसे करें। अब मुझे ये बताइए, चलिए आपकी बातों से मुझे साफ साफ ये लगता है कि आप चाहते हैं जम्मू कश्मीर को आजाद करना, या आप चाहते हैं जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान से जोड़ना। देखिए दो बातों में से एक बात तो कहनी पड़ेगी। पहली बात सुनिए, मेरी पहली बात सुनिए। पाकिस्तान के साथ मैंने ना बोला है कि जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के साथ जाए, ना मैंने बोला है जम्मू कश्मीर किसके साथ जाए, उस चाइना के साथ जाए, दिल्ली के साथ जाए, सऊदी के साथ जाए, किसके साथ जाए, किसके साथ ना जाए, मुझे इसके ऊपर चर्चा ही नहीं करनी है, ठीक है। मेरी चर्चा सिर्फ होती है हमेशा जब भी मैं अपनी बात करता हूँ, मैं अपने जम्मू कश्मीर की बात करता हूँ। आजाद किया जाए जम्मू कश्मीर को आज़ादी दी जाए। किस बात की आज़ादी दी जाए? जम्मू कश्मीर में आज़ादी दी जाए, उठने बैठने खाने, राइट टू फ्रीडम, राइट टू डेथ। राइट आजकल क्या है? आजकल तो एक डेथ के ऊपर भी यहाँ कश्मीर में अभी पिछले दिनों में जानते हैं आप, क्योंकि आपको राइट टू डेथ जो हिंदुस्तान का आइन, हिंदुस्तान की जमहूरियत और भारत की जमहूरियत कहती है, उसके आइन में लिखा हुआ है कि आप किसी के इंतकाल के बाद उसके रीति रिवाज आप उसकी फैमिली को, उसके परिवार को, उसके समाज को करने की इजाजत देंगे, बट वो नहीं दी जाती है ना कई जगहों पे। तो उल्टा ही लॉकडाउन लगा दिया जाता है, फोन बंद हो जाते हैं, इंटरनेट बंद। भट्टी साहब, यानी कि आप लगातार जो इल्जाम लगा रहे हैं, गिलानी साहब की मौत होती है, उसके बाद उनकी जो आखिरी इच्छा होती है परिवार की, वो नहीं की सर, वो इल्जाम लगते हैं, लेकिन पुलिस ने वो अभी मैं आपको अब कुछ दिनों के बाद मैं आपको एक चीज बताता हूँ। उन गिलानी साहब से पहले एक लखनऊ में बीजेपी के एक बड़े नेता की डेथ हुई, उनका नाम मैं शायद भूल चुका हूँ, जिनका राम मंदिर के ऊपर इल्ज़ाम था कि उन्होंने राम मंदिर को गिराने में, इल्ज़ाम नहीं मतलब दुनिया को पता था कि राम मंदिर में गिराने में उनका सबसे बड़ा रोल था, ठीक है। जो मुसलमान कोई भी उनको पसंद नहीं करता है, बट जब वो उनकी डेथ हुई तो उनके रीति रिवाज भी तो करने दिए लोगों को, मुसलमानों ने तो नहीं रोका, ठीक है। मुसलमान उनको पसंद नहीं करते, ठीक है, हिंदू भाई हैं,
उनका वो लीडर है, उनके वो कौम के सरबराह हैं, वो अपना रीति रिवाज कर सकते हैं। हम कौन होते हैं ऑब्जेक्शन लगाने वाले कि नहीं इनको जलाना मत, इनको ये मत करना, इनको लोग नहीं जुड़ने देना। यहाँ तक तो वहाँ तो मंत्रियों ने ट्वीट तक किए। बट ऐसे ही गिलानी साहब भी एक समाज के या इस समाज के, सोसाइटी के अगर आप लीडर नहीं मानते हो उनको, आप नहीं मानते हो, कश्मीर मानता है, अवाम मानती है ना उनको रहबर, उनको लीडर मानती है, तो अगर आपके मानने से वो लीडर नहीं था तो फिर आपको क्या बंद नहीं करना चाहिए था? क्योंकि डर किससे होता है? डर तो रहबर और लीडर से होता है। तो इसका मतलब ये है, जैसे ही आपने कश्मीर को लॉकडाउन किया, फोन इंटरनेट बंद किए, तो इसका मतलब सीधे सीधे दुनिया में चला गया, एक मैसेज चला गया। और ये मैसेज आपने भेजा है दुनिया भर में, एक मैसेज जो भेजा कि नहीं ये गिलानी साहब आज भी मरने के बाद भी ये कितनी पावर रखते हैं कि कश्मीर में कुछ भी हो सकता है। यही तो दिखाया आपने, ये हमने तो नहीं दिखाया, आपने नहीं दिखाया, किसी मीडिया ने नहीं दिखाया, किसी ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट ने नहीं दिखाया, किसी सोशल एक्टिविस्ट ने नहीं दिखाया। ये खुद जम्मू कश्मीर की सरकार दिखा रही है कि भाई गिलानी साहब के मरने के बाद भी यहाँ हालात खराब हो सकते हैं, गिलानी साहब के इंतकाल करने के बाद भी हालात खराब हो सकते हैं। लेकिन आपने लॉकडाउन किया, खराब नहीं होने चाहिए था? आपको लगता है कि जो उनकी कुछ नहीं होता? अगर आप एक बार नेचुरल मौत है, गिलानी साहब की एक नेचुरल मौत है, तो नेचुरल मौत में ज्यादा से ज्यादा लोग जनाजे पर जाते हैं, हजार नहीं लाखों करोड़ों में जनाजे में जाते, बिल्कुल जाते। तो जनाजे में जाने दिया जाता, एक मौका दिया जाता है लोगों को, भाई जाएं, पता चल जाता ना क्या है। क्योंकि अगर कुछ हो जाता तो क्या हो जाता? पत्थरबाजी हो जाती वहां पे। क्यों पत्थरबाजी होती? क्यों पत्थरबाजी होती? पहली बात तो पत्थरबाजी क्यों होती? क्योंकि एक नेचुरल मौत है। नेचुरल मौत के ऊपर हमें किसके ऊपर गुस्सा होगा? किसी के ऊपर नहीं गुस्सा होगा। गुस्सा तो आपने दिलवाया जब इंटरनेट आप फोन बंद करके लॉकडाउन करते हो। नेचुरल मौत के ऊपर किसका गुस्सा है? खुदा की तरफ से मौत तो हर एक को आनी है ना, मुझे भी आनी है, सबको आनी है। दुनिया में जो आया उसको दुनिया से रुखसत भी होना है। लेकिन आप उसको ये नहीं कर सकते ना कि आप तमाम समाजी और जितने भी रीति रिवाज होते हैं, एक धार्मिक, चाहे वो इस्लाम में हो, चाहे हिंदू रिलीजन में हो, क्रिश्चियन में हो, आप किसी को पाबंद नहीं कर सकते। ये गलत है। इसीलिए मैं चाहता हूँ, आज़ादी किसकी मांग रहा हूँ? मैं आज़ादी मांग रहा हूँ जम्मू कश्मीर में हर उस काम की, बोलने की आज़ादी मांग रहा हूँ, मैं खड़ा होने की आज़ादी मांग रहा हूँ, मैं लिखने की आज़ादी मांग रहा हूँ, मैं जीने की आज़ादी मांग रहा हूँ, मैं डेथ की आज़ादी मांग रहा हूँ। क्योंकि मेरे घर में अगर कल इंतकाल हो जाता है, मेरा हो जाता है, या और आज जैसे गिलानी साहब का हुआ, कल और कोई मिसाल आती है, तो ये चीज़ें होंगी, ये कैसे बर्दाश्त होंगी? क्योंकि हमारा आज रीति रिवाज है। आज बताइए कि अगर आज भी हम इस सोसाइटी में रह के, समाज में रह के, मुझे एक बात बताइए, इससे पहले भी बहुत सारी मौतें हुई, प्रो कश्मीर लीडर्स हैं वो गुजरे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपको लगता है कैसा? जैसे गिलानी साहब को सर, गिलानी साहब एक नाम है। गिलानी सैयद अली शाह। इससे पहले भी कश्मीर में जो प्रो कश्मीर लीडर्स हैं उनकी मौतें हुई, लेकिन उनकी मौतों में इंटरनेट नहीं बंद कर दिया गया। बिल्कुल वही चीज़ मैं कर रहा हूँ। लेकिन सैयद अली शाह गिलानी साहब जो हैं, वो जम्मू कश्मीर में एक सबसे बड़ा नाम हुर्रियत का है। इसको तो हर एक मानता है और इसको दुनिया मानती है और दिल्ली भी मानता है कि सबसे बड़ा नाम जो सबसे बड़ा चेहरा था वो सैयद अली शाह गिलानी साहब थे। और उनकी एक पब्लिक में एक मॉस लीडर थे। वो अवाम उनके ऊपर मतलब भरोसा करती थी और हमेशा करती रही है। वो उनके मरने दम तक वो भरोसा आवाम का रहा उन पर। अब उसमें यह है कि हम किस तरीके से एंगल से ले रहे हैं, ये देखना था सरकार को। अब सरकार ने किस एंगल से लिया है सरकार जाने, एजेंसियों ने किस एंगल से लिया एजेंसियां जाने। बट हमारा मानना यह है कि आपको ये जो रीति रिवाज होते हैं, धार्मिक होते हैं, इन चीज़ों के ऊपर आपको कोई भी अपनी तरफ से ऑब्जेक्शन नहीं लगाना चाहिए। ये सरासर गलत है, ये किसी की आज़ादी छीन रहे हैं आप। वकार अच भट्टी साहब लगातार अब कश्मीर में हैं और कश्मीर में आप उन इलाकों में रहते हैं जिन इलाकों में अगर कोई नेता जाता है उनको सिक्योरिटी लेके, डबल सिक्योरिटी कवर लेके जाना पड़ता है, और आप उन इलाकों में जाते हैं। क्या करते हैं? क्या आप आने वाले टाइम में राजनीति में आएंगे? ये क्या है आपका? सर पहली बात सुनिए, आपने जो इशारा दिया कि मैं साउथ कश्मीर में जाता हूँ, गाँव चौराहे में बिल्कुल जाता हूँ, मीटिंग करता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, रात को भी जाता हूँ, दिन को भी जाता हूँ। मुझे डर नहीं है, मैं रब्बुल आलमीन से डरता हूँ। मुझे ज़िंदगी भी उसी ने दी है, मौत भी मुझे उसी ने देनी है। हाँ, जब मेरे दिल में चोर होगा ना, मेरे दिल में चोर होगा, मान लिया जाए कि मैं अवाम के साथ गलत कर रहा हूँ या मैं दिल्ली के साथ गलत कर रहा हूँ, दो बातें हैं ना, या किसी और के साथ गलत कर रहा हूँ, तो जब मैं किसी के साथ खिलाफ जा रहा हूँ, ठीक है ना, मैं किसी का भरोसा तोड़ रहा हूँ या मैं किसी के साथ गलत कर रहा हूँ, तो तब मैं टारगेट किसी का भी बन सकता हूँ। ठीक है ना, मेरे दिल में कोई चोरी नहीं है किसी के लिए। ठीक है, मैं ना एक साइड खेलता हूँ ना दूसरी साइड खेलता हूँ, मैं जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए खेलता हूँ। मैं जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए, उनके जस्टिस के लिए, उनके भले के लिए, उनके जो मुश्किलातें हैं उनसे लड़ने की कोशिश हम मिलजुल के करते हैं। सभी उनकी यूथ हम सब मिलकर काम करते हैं। तो अब मैं किसी गलत मकसद से नहीं जाता हूँ किसी गाँव में, किसी राजनीति के लिए नहीं जाता हूँ। ठीक है, राजनीति पॉलिटिक्स अपनी जगह है,
वो टाइम आएगा, हर एक इंसान देखता है कि किसका क्या सपना है, किसका क्या सपना है। आपका क्या क्या सपना है, आप करेंगे? मैं नहीं, मेरा सपना 10 साल 12 साल से मैं एक्टिविज्म में हूँ और आज भी एक्टिविज्म में ही हूँ। यहाँ आते हैं लोग 10 दिन में, महीने में, कोई चुनाव लड़ता है, कोई जीतता है, कोई हारता है। आप जाएंगे साथ? नहीं, मैं तो उस दिन मैं पॉलिटिक्स को पसंद करूंगा, उस दिन मैं चुनाव में जाऊंगा जरूर, जिस दिन मेरी कश्मीर का एक एक नौजवान ये ठान लेगा कि हमें बदलाव चाहिए, हमें हाई क्लास, कश्मीर जम्मू कश्मीर, हमें हाई क्लास को, कश्मीर कहा, जम्मू कश्मीर, हमें हाई क्लास से पावर छीन के मिडिल क्लास और लोअर को पावर देनी है। हमें मजदूर तबके को मजबूत करना है और मिडिल क्लास और मजदूर तबके को पावर में लाना है। जब तक जम्मू कश्मीर में मजदूर तबका, लोअर क्लास, मिडिल क्लास ये पावर में नहीं आएगा, तब तक जम्मू कश्मीर को कोई भी नहीं बदल सकता। और जम्मू कश्मीर इससे भी आगे आने वाले वक्त में और मुसीबतों में जाएगा। क्यों? क्योंकि आज दिन तक जितने भी राज करने वाले जम्मू कश्मीर में हुए वो राजा महाराजाओं की जिंदगी जीने वाले लोग हैं, ठीक है, या उनके बेटे हैं या वो हैं। आज दिन तक मैंने कोई नहीं देखा जो ग्रास रूट से उठ के, जो एक मजदूर तबके का, जो गरीब तबके का, या वो इंसान जो एक मतलब जमात से उठ के आया हो और जिसने स्ट्रगल देखी हो, जिसने लोगों की परेशानियां देखी हो, फेस किया हो, वो इंसान को मैंने कभी पावर में नहीं देखा। अगर वो इंसान पावर में होगा ना, वो अगर इंसान ऐसा इंसान को पावर में होता है, तो मैं कहता हूं अगर वो 50% गलत भी है, वो करप्ट हो जाता है, 70% करप्ट होता है, लेकिन 30% उसके अंदर फिर भी इंसानियत जरूर होगी, क्योंकि उसने वो टाइम देखा होगा। वो टाइम देखा होगा और वो सोचेगा यार मैंने ये टाइम देखा, मैं आज इस गरीब के साथ गलत नहीं करूंगा। तो वो चीज़ जो इंसानियत होती है ना, वो उसमें होगी। मैं एक मिसाल दे देता हूँ, कपवाड़ा से ही है, लंगेर से इंजीनियर शीत। मैं स्ट्रीम में अगर किसी को थोड़ा बहुत पसंद करता हूं तो इंजीनियर शीत को करता हूं, क्योंकि उसकी जो सियासत हमेशा रही ना, उसकी सियासत रही लोगों को, आवाम को जोड़ के रखना, गरीब तबके को, मजदूर तबके को साथ में लेके चलने की। उसके पास वो वीआईपी कल्चर नहीं था। उसके कंधे में एक मजदूर भी हाथ रख सकता था, एक मिडिल क्लास भी हाथ रख सकता था, एक अमीर बाप का बेटा भी हाथ रख सकता था। तो वो एक ऐसी जिंदगी जीता था जो दूसरों को इंप्रेस करता था, जो दूसरों को अच्छी लगती थी, ठीक है। तो मैं चाहता हूं ऐसी ही सियासत हो कश्मीर में, ऐसे ही राजनेता हैं। आपने बात की इंजीनियर रशीद की, इंजीनियर रशीद का कोई पता आता नहीं है, हाँ। ना ही कोई उसके बारे में बोल रहा है, ना ही कोई कश्मीरी उसके बारे सर, में पहली बात उनकी एक जमात भी है, ठीक है। उनकी जमात में जो लोग हैं वो नहीं बोल रहे हैं, तो मेरा जैसा बदकिस्मत तो फिर बोल ही देता कभी ना कभी, क्योंकि मैं किसी मतलब के लिए नहीं किसी के लिए बोलता हूँ। मेरे लिए इंजीनियर रशीद साहब हों, यासीन मलिक साहब हों, आसिया अंद्राबी बहन हों, ठीक है, जो जेल में हैं, और उससे ज़्यादा जो मेरे आम गरीब मजलूम बच्चे जेलों में हैं, जिनके ना आगे है कोई ना पीछे है कोई। क्या आपको लगता है कि मैं उनके लिए आज भी शूज उतार के 1 साल से पैदल मार्च करता हूं कि मेरे लोग जेलों से बाहर आए, मेरी आवाम जेलों से बाहर आए। और मेरा ये जो स्ट्रगल है, ये जो मेरी तहरीक है, ये तब तक जारी रहेगी जब तक कश्मीर के एक एक बच्चे, एक एक नौजवान जो सियासी हैं उनको आप नहीं छोड़ेंगे। आपने कहा कि मैं 1 साल से जो है बिना जूते चप्पल के चल रहा हूँ। अब मुझे बताइए कि आप उनके लिए इंसाफ चाहते हैं जो जेलों में बेगुनाह बंद है। क्या जो इंजीनियर रशीद हैं वो बेगुनाह थे? सर, यहाँ गुनाहगार है कौन या बेगुनाह है कौन, इसका फैसला कौन करेगा, है ना। इसका फैसला अदालत करेगी, ठीक है ना। इसका फैसला मैंने करना ना आपने करना। मेरे पे खुद आप देख ले कि मेरे पे 3 केस इन्होंने बुक किए, है ना, वो भी देशद्रोह का टैग लगा, वकार एच भट्टी एंटी नेशनल लिखा, एंटी नेशनल। क्या हुआ? 6.5 महीने जेल में रहा, कोर्ट ने डिस्चार्ज कर दिया। मतलब सब फर्जी और फेक रखा गया, मुझे जेल में रखा गया, थाने में रखा गया, जेआईसी में रखा गया। क्या कसूर था मेरा? सिर्फ अपनी वॉइस को उठाना, सरकार तक अपनी वॉइस को उठा के एक मैसेज भेजना कि सर हम ये चाहते हैं, हमारा कश्मीर ये चाहता है। आपने उस पर लगा दिया एंटी नेशनल का टैग। भाई ये वकार एच भट्टी है, ये देशद्रोही है, एंटी नेशनल है। उससे नुकसान किसको हुआ? मुझे ही हुआ ना। जेल में रहा, मैं टरोकेशन में रहा, थाने में रहा। एक सिपाही भी उठ के मुझे गालियां देता था, एक सिपाही भी उठ के कहता रात में लाके में उठा भट्टी, बड़ा आया बहनचोद लीडर बन रहा, बड़ा आया लीडर बनना। जेल में गया, मेरे बालों को काटा गया, मुझे थप्पड़ मारे गए सेल में, और देशद्रोही को रखो अंदर थाने में। किसने सहा ये? किसने सहा? अगर वो 6.5 महीने जो मैंने ये सहा है, कौन देगा मुझे वापस? कोई देगा क्या? मेरे माँ ने, मेरे बाप ने जो परेशानियां देखी थी, वो मेरे लिए थाने में रजौरी से यहाँ आते थे, क्या वो वापस कोई देगा मुझे? कोई नहीं देगा ना। उससे पहले मैं 32 दिन देशद्रोह में रहा, वो भी खत्म हुआ। जितने भी मेरे खिलाफ केस किए गए वो कोर्ट से डिस्चार्ज हुए, और मैं
अदालतों का शुक्रिया अदा करता हूं कि अदालतें हैं, आज जिंदा हैं अभी, कि कम से कम कुछ ना कुछ हमें इतना है भरोसा कि हमें अदालतों से इंसाफ मिलेगा, देर से मिलेगा लेकिन इंसाफ मिलेगा। लेकिन अगर आप यहां के सिस्टम की हालत देखें तो हमने जो सहा है ना, जो मैंने सहा है 3 सालों में, मेरे 3 साल, वो जो 3 साल इन्होंने जेलों में मुझे रखे हैं, जो केस डिस्चार्ज किए, जिनका नाम ही नहीं था कुछ के इसके ऊपर, एक मतलब 5 पैसे का केस नहीं हो सकता था, मतलब एक ऐसा केस करके बुक करके अंदर रख देते थे 6.5 7 महीने। मतलब समझ नहीं आ रही थी यार कैसे सेडिशन लगा दिया इन लोगों ने, कैसे देशद्रोही साबित कर दिया। देश क्या है? अब देश क्या होता है? देश, मान लो देश एक देश है और इस देश में बीजेपी भी सरकार बनाती है, कांग्रेस भी सरकार बनाती है, अपनी पार्टी भी सरकार बनाती है, ठीक है, आप भी सरकार बनाती है, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी सरकार बनाती है, हर जमात आती जाती रहती है, लेकिन वो जो देश है ना वो वहीं रहता है ना। देश को कोई तोड़ नहीं सकता, चाहे वो भारत हो चाहे दुनिया का कोई भी देश हो, देश देश होता है, सरकारें आती जाती रहती है। लेकिन आप क्या करते हैं, अगर आप सरकारों के ऊपर सवाल उठाते हो आप देशद्रोही लगा देते हो। सरकार देश नहीं है, देश देश है, सरकारें जो आती और जाती रहती हैं, एक जमात आती है दूसरी जाती है। कांग्रेस कई सालों में रही, कई साल आप बीजेपी चला रही है, आगे कोई और आ जाएगी, वो देश नहीं है। लेकिन भारत जो है ना वो वहीं रहेगा, ठीक है ना, भारत का नक्शा वहीं रहेगा। अगर आप भारत के अगेंस्ट है ना तो फिर ठीक है, मैं अगर भारत के अगेंस्ट होता तो मेरे पे देशद्रोही लगाते, मुझे देशद्रोही बोलते, मेरे पे सेडिशन लगाते। तो मैं भी आज सवाल पूछता हूं ना पूरी जम्मू कश्मीर की आवाम से, पूरी भारत की आवाम से, पूरे जो भारत की सरकार है उसी से सवाल पूछता हूं कि मेरे पे देशद्रोही बार बार क्यों मेरे पे सेडिशन लगाए जाते हैं। जिन लोगों ने मेरे पे सेडिशन लगाए, जिन ऑफिसर्स के कलम से वो लिखे गए, क्या उनके ऊपर एक्शन करेंगे आप लोग? अगर आप कहते हैं हम इंसाफ की बात करते हैं, हम नया कश्मीर बनाने जा रहे हैं, उठाइए जो मेरे जैसे हों या जितने भी हजारों ऐसे लोग हैं जिनको बाइज्जत बरी किया कोर्टों ने या डिस्चार्ज किए तमाम केस, उन केस को, उन लोगों को जेलों में डालने वालों को भी सजा दिलवाइए कि उन्होंने किस वजह से उन लोगों को जेलों में डाला, या मुझे डाला या मेरे और साथियों को डाला। तो ये जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी ना, जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, सबसे बड़ी बात है इंसाफ की, और कश्मीर में इंसाफ नहीं मिलता है, लेकिन देरी से, वही अदालतों से फिर के अपनी ज़मीनें बेच के, अपनी प्रॉपर्टियां बेच के, अपने आप को गिरवी करके हम जब इंसाफ लेते हैं ना तब तक हमारी कमर टूट जाती है, ठीक है। और जब तक ये नहीं रुकेगा ना, अगर आप कश्मीर को बदलना चाहते हो, कश्मीर को जन्नत बनाना चाहते हो, अब सब कहते हो नया कश्मीर अगर बनाना चाहते हो ना तो नए कश्मीर में इंसाफ दो पहले। जब तक अब इंसाफ नहीं दोगे, बोलने की आज़ादी दो, उठने की आज़ादी दो, खड़ा होने की आज़ादी दो, मरने की, इंतकाल की रस्मों की आज़ादी दो, हर चीज़ की आज़ादी दो जो दिल्ली में दी जाती है, जो महाराष्ट्र में दी जाती है, वो आज़ादी कश्मीर के लोगों को दो, जम्मू के लोगों को दो, पीर पंजाल चनाब वैली के लोगों को दो। उसके बाद फैसला करेगी आवाम कि आप खुश है या नहीं है। बट पाबंदी में आवाम को कहोगे तुम यार तुम हंस लो, मुस्करा लो, है ना, वो कहते हैं ना कि एक आदमी को पिंजरे में डाला और छड़ी पकड़ ली, मुस्करा बेटा, नहीं तो छड़ी से मारूंगा, मुस्करा बेटा। वो फिर ऐसा थोड़ा सा मुस्कराएगा, नहीं थोड़ा मुस्करा, थोड़ा और ज़्यादा मुस्करा। तो वो हिसाब है जम्मू कश्मीर में कि छड़ी पकड़ दी जाती है, पिंजरे में डाल दिया जाता है, कहा जाता है मुस्करा बेटा नहीं तो मारेंगे। आपको क्या लगता है जो अंजन रशीद है वो भी बेगुनाह साबित होगी, उनकी बेगुनाही साबित होगी? वो तो अदालत साबित करेगी, लेकिन एक बेल का राइट है ना। आपने एक और इल्जाम लगाया कि उनकी पार्टी कुछ नहीं बोल रही है, तो क्या लगता है आपको उनकी पार्टी भाजपा से डर रही है कि कहीं वो ना बोले? सर इसके बारे में तो मैं बोल नहीं सकता कि किससे वो डरते हैं, किससे नहीं डरते। अब जैसे मैं बोलता हूँ, ठीक है, मैं जेलों में जाता हूँ, आता हूँ, जमानत भी मिलती है, डिस्चार्ज भी केस होते हैं, बट मैं बोलता हूँ, मैं खौफ नहीं खाता हूँ, मेरे दिल में खौफ नहीं है, क्योंकि मेरे दिल में खौफ रब्बुल आलमीन का है, क्योंकि मेरा दिल साफ है, ठीक है ना। मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं अपना हक और अपनी आवाम का हक मांगता हूँ, ठीक है। जो इनजस्टिस है मैं उसके खिलाफ बोलता हूँ, ठीक है। जो हाँ ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होती है मैं उसके खिलाफ बोलता हूँ। तो मैं इन चीज़ों के ऊपर बात करता हूँ। मैं ड्रग्स के, जो आज ड्रग्स तेज़ी से जम्मू कश्मीर में हो रहा है, मैं उसके खिलाफ बोलता हूँ कि ड्रग्स कैसे हमारे जो सोसाइटी से, हमारे शहरों से, हमारी रियासत से दूर हो जाए। मैं इन चीज़ों के खिलाफ बोलता हूँ। अगर इन चीज़ों में भी किसी को दिक्कत लगती है, नहीं वकार अजभट्टी ये भी ना बोले, तो वो जो करते हैं। मुझे बताइए कि हाल ही में रिपोर्ट आई कश्मीर में सबसे ज़्यादा ड्रग लिया जाता है। सिगरेट की बात करें, मतलब जितनी भी ड्रग्स आइटम उनकी बात करें, इन्वॉल्व है ड्रग्स में। क्या आपको लगता है कश्मीर में क्यों इतना ड्रग किया जा रहा है? सबसे बड़ी बात है सर, ड्रग्स जिस तरीके के साथ पंजाब के बाद अब कश्मीर में तेज़ी पकड़ रहा है, पीर पंजाल में तेज़ी पकड़ रहा है, चनाब वैली में तक तेज़ी पकड़ रहा है, जम्मू में भी तेज़ी पकड़ रहा है, इसके पीछे एक सोची समझी साजिश है जहाँ तक मुझे लगता है। क्योंकि आप बताइए ड्रग्स आता कहाँ से है?
ड्रग्स यहाँ के ड्रग्स की खेती तो है नहीं जम्मू कश्मीर में, ड्रग्स तो किसी न किसी मुल्क से ही आ रहा है, ठीक है। अब जहाँ से भी ये ड्रग्स आ रहा है, अब ये तो मुझे नहीं पता, ये एजेंसियों का काम है, वो ज़्यादा बेहतर जानती है कि ड्रग्स कहाँ से आता है, हमें तो नहीं पता ना, क्योंकि हम एजेंसियाँ नहीं हैं, हम सिर्फ एक एक्टिविस्ट हैं, एक अपनी आवाज़ उठाते हैं। तो ये जो ड्रग्स आना है, ये आने का चैनल जब तक बंद नहीं होगा तो आप ड्रग्स ख़त्म कैसे करोगे। और दूसरी तरफ जो तेज़ी से यूथ उसको अपना रही है, नौजवान अपना रहे हैं, और यहाँ तक कि लड़कियाँ अपना रही हैं ड्रग्स, उसका रीज़न है कि फ्रस्ट्रेशन। अब पढ़ लिख के भी आपको रोज़गार नहीं मिल रहा, ठीक है, आपके पास कोई सोर्स ही नहीं है, आप बिज़नेस के यहाँ करें, बिज़नेस के लिए भी आपको पैसा चाहिए। अगर आप कहते हो एक तरफ से नहीं, हमने बैंक को बोला कि बैंक आपको लोन देगा, अरे बैंक इतने फॉर्मेलिटी बताता है, जितनी फॉर्मेलिटी तो आजकल की दुनिया, आजकल के टाइम में तो कोई दे ही नहीं सकता, ठीक है। इतने डॉक्यूमेंट्स कहाँ से कोई लाएगा, तो फॉर्मेलिटी दे के लोन लेगा और लोन से बिजनेस खड़ा करेगा, और फिर बिजनेस तो चले तो ठीक है, वो बैंक का लोन खत्म होगा, और बिजनेस नहीं चला तो उसका जो है वो भी बैंक छीन लेगा। तो आप देखिए कि यहाँ जम्मू कश्मीर में बोला गया था कि 370 के बाद कि नया कश्मीर बनेगा, हर आदमी को रोजगार मिलेगा, इंडस्ट्रियाँ आएंगी, ठीक है ना, बिजनेस आएगा, जॉब्स आएंगे। क्या आया? कुछ नहीं आया, एक जीरो। मतलब आज के टाइम ना रोजगार है किसी के पास, ना इंडस्ट्री कोई आई यहाँ, उल्टा यहाँ हो गई हमारी यूथ ड्रग्स में इन्वॉल्व हो गई। और वो सबसे बड़ी बात है फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि एक चीज़ होता है कि एक इंसान को, एक बच्चे को, एक पढ़ाई, इतनी पढ़ाई करने के बाद, बीटेक करने के बाद, एमए करने के बाद, बीएड करने के बाद, पीएचडी करने के बाद, ठीक है, डॉक्टर कोर्स करने के बाद, या और बाकी इंजीनियर ट्रेन करने के बाद, अगर ये तमाम चीज़ों के बाद भी उसको जॉब नहीं मिल रहा है, वो दर दर की ठोकरें खा रहा है, तो वो फ्रस्ट्रेशन में आ जाता है। और फ्रस्ट्रेशन में उसके 4-5 दोस्त ऐसे होते हैं, 2-3 दोस्त हर सोसाइटी में ऐसे लड़के होते हैं, हमारे गांव में जो नशे वाले होते हैं, वो कहते हैं यार क्यों टेंशन ले रहा है, थोड़ा सा लगा टेंशन दूर हो जाएगी। बस एक बार किसी ने वो आदत डाली, वो आदत अपने आप में इंसान ले आता है, और पहले वो फ्री करवाया जाता है लोगों से, बाद में पैसे लिए जाते हैं, और वही ड्रग्स क्या करता है, फिर घर को ख़त्म कर देता है, और फिर वही लड़का घर की चोरियाँ करता है। घर की चोरियाँ करते करते आखिर यहाँ तक खा जाता है कि कई लड़के तो ऐसे भी हैं जहाँ पैसा उनके पास ख़त्म हो जाता है, फिर ड्रग्स इतना उनको परेशान करता है कि जिसकी वजह से वो अपनी सुसाइड भी कर रहे हैं। और ये हो रहा है सुसाइड, आखिर अगर आप कश्मीर वैली की देखें तो बहुत ज़्यादा सुसाइड रेट बढ़ रहा है। अभी जो पंजाब में सुसाइड हुआ है स्टूडेंट का, मैं अभी 2 दिन उनके घर में था, 2 दिन पहले उनके घर में गया था, तो मैं देखने गया था कि सुसाइड इस बच्चे ने क्यों की है। अब वो तो एक मसला है कि उसमें अभी इन्वेस्टिगेशन, अभी उसको सुसाइड हम नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें हमने बोला कि इंक्वायरी होनी चाहिए कि सुसाइड है या मर्डर है, ठीक है, तो अभी उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन है। तो बट ऐसी कश्मीर में तो चीज़ें हो रही हैं। पिछले दिनों में आपने देखा शपैया में नदी में कूद के, ठीक है, पानी में कूद गया एक यंग लड़का वीडियो बनाते बनाते। तो ये चीज़ें क्यों हैं? डिप्रेशन है सारा। तो डिप्रेशन से बाहर कैसे निकाल सकते हैं? डिप्रेशन से सिर्फ अगर नौजवान को ना, अगर एक बच्चे को अपनी फैमिली निकाल सकती है, माँ बाप निकाल सकते हैं, उसके भाई निकाल सकते हैं, उसका चाचे ताए, उसकी सोसाइटी उसको डिप्रेशन से बाहर निकाल सकती है। कौन इंसान है जिसको डिप्रेशन में जो नहीं है? किस इंसान को आज दिन तक कोई टेंशन नहीं हुई होगी? किस इंसान को कोई परेशानी नहीं होगी? दुनिया में वो हर इंसान जो है ना, उसको टेंशनें होती हैं, उसको परेशानियां होती हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप इतना डिप्रेशन में जाओ वो सुसाइड करो। इन चीज़ों से भी यूथ को बचना चाहिए, और माँ बाप को अपने बच्चों का उनके ऊपर कंट्रोल करना चाहिए, और ख़ासकर उनके खून जो है ना वो ज़रूरी चेक करना चाहिए। अगर आपका बच्चा परेशानी में है, किसी मुश्किल में है, किसी दिक्कत में है जो आपको नहीं बता सकता, लेकिन उसको फोर्स करें वो बताए आपको, क्योंकि जब तक वो बताएगा नहीं उसका मन हल्का नहीं होगा। और उसका मन हल्का करने के लिए माँ को दोस्त बनना पड़ेगा, बाप को दोस्त बनना पड़ेगा अपने बेटे का। जब तक वो दोस्त नहीं बनेगा, हाँ अगर वो लाठा लेके आएंगे तो बच्चा तो बोलेगा नहीं, उसे फिर सुसाइड करनी है। तो उसके लिए माँ बाप का फर्ज वो होता है अपने बच्चे को सुसाइड से और फ्रस्ट्रेशन से बाहर निकालने की। भट्टी साहब, 2 सवाल मेरे, और एक ये सवाल है कि आपने कहा इंटरव्यू के बीच में कि मैं दिल्ली के खिलाफ नहीं जाता हूँ, क्या आप हिंदुस्तान को आप मानते हैं, आप हिंदुस्तानी हैं? सर जहाँ तक है ना, हिंदुस्तानी हैं या नहीं हैं, पहली बात तो इस सवाल सुनो सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए ना, ये सवाल पूछना ही बेवकूफ़ी है, ये सवाल पूछना ही बेवकूफ़ी है। पहली बात क्योंकि हम हिंदुस्तानी नहीं है, ये भारत ही हमारा है। मैंने बोला भारत मेरा है, आप हिंदुस्तानी हैं, भारत मेरा है, हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान है ही नहीं नाम आइन में, आइन में हिंदुस्तान नाम ही नहीं है। मैंने बोला मेरा भारत मेरा है, भारतीय भारत मेरा है, भारतीय भारत मेरा है, भारत मेरा है, हाँ या ना? मैंने बोला भारत मेरा, तो इससे ज्यादा क्या कोई बोलेगा? अब भारत मेरा है, भारत मेरा है, भारत मेरा है, सुनना चाहते मैं कह रहा हूं वो 97 से पहला भारत भी मेरा है।
ये लाल किला भी मेरा है, सुनो, लाल किला भी मेरा है, लोग सुनना चाहिए, कुतुब मीनार भी मेरा है, सवाल वही, ताजमहल भी मेरा है, जामा मस्जिद भी मेरी है, भारत पूरा मेरा है। आप भारतीय हैं? मैंने बोला भारत हमारा है, भारत हमारा है। आप भारतीय हैं? भारत हमारा है। भारतीय हैं भट्टी साहब? भारत हमारा, मैं मुसलमान हूँ, भारत हमारा है। मैं मुसलमान हूँ, भारत हमारा है। फिर वकारज भट्टी साहब अब उल्टे जवाब दे रहे हैं। नहीं, उल्टा ही है। मेरा सीधा रहता है कि मैं मुसलमान हूँ, भारत हमारा है। मैंने कभी नहीं बोला कि भारत हमारा नहीं, भारत हमारा है। आप भारतीय नहीं है? तो हमारा भारत नहीं है क्या? आप भारतीय नहीं है? भारत हमारा नहीं है, हिंदुस्तानी भी नहीं है। लोग सुनना चाहिए। नहीं, हिंदुस्तान तो हिंदुस्तान के जो भारत का आइन है ना, उसमें हिंदुस्तान का जिक्र ही नहीं है, ठीक है ना। ये तो बोला कि इंडिया और भारत लिखा हुआ है, तो मैंने बोला इंडिया मेरा, भारत भी मेरा, मैं मुसलमान हूँ और मेरा यही मानना है कि भारत हमारा है। 1947 से पहला भारत को मैं भी मानता हूँ और आज के भारत को भी मानता हूँ, और अम्बेडकर के बाद। नहीं भट्टी साहब, आप लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं। क्या आप लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं कि आप भारतीय हैं या नहीं है? आपने वो जवाब तो नहीं दिया। चलिए आखिरी सवाल का जवाब दीजिए। कश्मीर में आप अभी मीटिंग्स कर रहे हैं, कश्मीर में आप लोगों से मिल रहे हैं, कश्मीर में क्या बदलाव लाना चाहते हैं आप, और आगे आने वाले टाइम में वकारज भट्टी क्या करेगा? अपने कोई पार्टी खड़ी करेगा या फिर वहाँ पे इलेक्शंस में हिस्सा लेंगे? किस तरह आप लोगों को जो है बदलाव की तरफ लेके जा सकते हैं? सबसे पहली बात यह है कि मेरा मानना यह है कि जम्मू कश्मीर में जब तक हाई क्लास को हम ख़त्म नहीं करेंगे, हाई क्लास पॉलिटिक्स ख़त्म नहीं करेंगे, हाई क्लास पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूँ, जब तक उसको हम बैक नहीं करेंगे, उसको हम ख़त्म नहीं करेंगे, उसको हम ज़मीन के अंदर दफन नहीं करेंगे ना, तब तक जम्मू कश्मीर का कोई भला नहीं हो सकता है। रियलिटी है। आप पीर पंजाल की बात करें, आप चनाव वैली की बात करें, आप जाके इन इलाकों की हालात भी देख लें, आप नॉर्थ कश्मीर की हालात देख लें, आप साउथ कश्मीर की हालात देख लें, आप प्रॉपर श्रीनगर सिटी की हालत देख लें, तो कहीं भी अगर ये मान लिया जाए, ये कहते हैं डेवलपमेंट भी कहीं नहीं है, ठीक है। सिर्फ इनकी बड़ी बड़ी कोठियाँ ज़रूर बनी हैं तमाम राजनेताओं की, जम्मू से पीर पंजाल से चनाव वैली से कश्मीर वैली से लद्दाख वैली, तो इन सब की कोठियाँ ज़रूर बनी हैं, बट कहीं रोडें, बिजली, पानी आज भी लोगों के पास नहीं है। अच्छे एजुकेशन, अच्छे स्कूल, अच्छे हेल्थ सिस्टम, बिल्डिंग नहीं हैं लोगों के पास। तो उसका मानना यह है कि ये लोग अपने घर बढ़ते रहे, और चाहे वो दिल्ली की सियासी जमातें हों, चाहे वो कश्मीर की सियासी जमातें हों। तो आज के टाइम मेरा सिर्फ इतना मानना है कि कश्मीर की आवाम को, पीर पंजाल की आवाम को, चनाव वैली की आवाम को आगे आना पड़ेगा, सिर्फ उस लिए कि इन लोगों को ख़त्म करना। किन लोगों को? जो फसली बटेरे हैं, जो आज दिन तक सत्ता कर रहे हैं और किया कुछ नहीं है। और दूसरी बात, मेरा मानना यह है कि कश्मीर में अगर 75% मुस्लिम है, 75% मुस्लिम है, तो जम्मू कश्मीर में मुस्लिम की बात करने वाली जमात एक भी क्यों नहीं है? क्यों हर जमात सेकुलरिज्म के पीछे जाती है? अगर बीजेपी अपने हिंदू वोट बैंक को मजबूत करती है, हिंदू वोट बैंक की बात करती है, राम मंदिर की बात करती है, वो हिंदुत्व की बात करती है, तो मैं तो सीधे खुल के बोलता हूँ, मैं भी इस्लाम की बात करता हूँ, मुसलमानों की बात करता हूँ, क्योंकि आज मुसलमानों को सबसे ज़्यादा दबाया जाता है। और मेरा ये मानना है और मेरी पॉलिटिक्स ये कह रही है कि जब तक हम जम्मू कश्मीर को नहीं बदलेंगे, जब तक हम सच नहीं बोलेंगे और जब तक हक पे बात नहीं करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मेरे साथ वकारज भट्टी, जो लगातार इनका ये कहना था कि जम्मू कश्मीर में क्या पूरे हिंदुस्तान में कोई ऐसी जमात नहीं जो मुस्लिमों के बारे में बात करती है और मुस्लिमों के हकों को दबाया जाता है। जिस तरह भाजपा लगातार हिंदू को यूज़ कर रही है, हिंदुत्व को यूज़ कर रही है, और लगातार भाजपा ये नारा लगाती है हमने राम मंदिर बनवाया, इसी तरह वकारज भट्टी एक जमात खड़ा करना चाहते हैं। इनकी बातों से हमें लगा कि जो मुस्लिम और मुस्लिमों के बारे में, इस्लामिक लॉ के बारे में बात करना चाहेंगे। बिल्कुल, इस्लामी लॉ तो, शरिया लॉ तो चाहिए हमें। ये भी चाहते हैं कि तालिबानों की तरह जम्मू कश्मीर में शरिया लॉ। तालिबान है नहीं, तालिब और तालिबान में फ़र्क है। तालिब एक स्टूडेंट है, वो तालिबान स्टूडेंट है। तालिबानों की तरह तालिब एक स्टूडेंट उसका नाम है। ये कोई जैसे अफगानिस्तान में तालिबान रूल कर रहे हैं, शरिया लॉ कर रहे हैं, क्या उसी तरह आप भी चाहते हैं? अगर मुझे शरिया लॉ की मैं वकालत नहीं करूंगा तो मैं मुसलमान ही नहीं हूँ। मैं शरिया लॉ की तो बिल्कुल वकालत लगातार जो है। अब देखिए कि जो वकारज भट्टी हैं चाहते हैं जम्मू कश्मीर में एक ऐसी जमात खड़ा करना जो पूरे हिंदुस्तान के लिए मुसलमानों के बारे में बात करें। और वकारज भट्टी का ये भी इल्ज़ाम है कि 370 के बाद नया कश्मीर बनाने की जिन लोगों ने बात की थी वो बिल्कुल फेल हो गए हैं। ज़मीनी सतह पे नया कश्मीर कहीं नज़र नहीं आ रहा है। और आर्टिकल 370 और 35 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में बड़े वादे और दावे किए गए थे, इंडस्ट्री सेटअप की जाएंगी, लोगों को रोज़गार दिया जाएगा, लेकिन उसके बदले आप देख सकते हैं कश्मीर में किस तरह पिछले दिनों जो रिपोर्ट आई, कश्मीर में जो युवा है ड्रग्स के शिकार हो रहे हैं और कश्मीर में सबसे ज़्यादा ड्रग एडिक्ट लोग हो चुके हैं। और ये साफ तौर पर क्या
आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में बदलाव आया, क्या जम्मू कश्मीर नया जम्मू कश्मीर बना? आप वकार भट्टी ने जो बातें कही और जितने भी आपके कमेंट, सुझाव और राय हैं, आप अपने कमेंट्स में लिख सकते हैं, क्योंकि वकार भट्टी लगातार उन चीज़ों को पढ़ेंगे और आपको जवाब देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।